तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है वास्तविक गैस समीकरण, जिसे हम वान डेर वाल समीकरण भी कहते हैं। तो हम बात करें सबसे पहले जो वास्तविक गैस समीकरण है। वास्तविक गैस समीकरण में सबसे पहले जब हम देखें तो इससे पहले हमने निकाला था आदर्श गैस समीकरण। तो इससे पहले जब हमने आदर्श गैस समीकरण जब निकाला था तो हमको ये बात ध्यान होनी चाहिए कि जो आदर्श गैस समीकरण जब निकाला तो वो गैसों के व्यवहार को जानने के लिए निकाला था। लेकिन जब हम बात करें कि जो गैसों का जो व्यवहार है वो आदर्श गैस समीकरण पर नहीं निर्भर करता। तो ज्यादातर जो गैस हैं एक विशेष परिस्थिति पे ही गैसों का व्यवहार आदर्श गैस की तरह बिहेव करता है, लेकिन पर्टिकुलर सभी गैसों का व्यवहार बात करें तो कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है। तो इसके बाद भाई कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है, तो फिर उन्होंने पता किया कि भाई आदर्श गैस से कितना कितना विचलन दिखाते हैं, मतलब उससे कितना उनका बात करें कितना डिस्टेंस है या फिर कितना विचलन है, चलो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है या ज्यादा ऊपर नीचे है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि गैस अपने आदर्श व्यवहार से कितना विचलन दर्शाती है। तो इस चीज को जानने के लिए दिया गया हमारा वान डेर वाल समीकरण। इस चीज को समझने के लिए हमारा वान डेर वाल समीकरण को दिया गया। और फिर वान डेर वाल समीकरण, अब ये जो हमने जो टॉपिक ये जो बनाया है ये तीन टाइप से आ सकता है। तो वान डेर वाल समीकरण के नाम से ये हमारा टॉपिक आ सकता है। वान डेर वाल समीकरण के नाम से आने के पश्चात हम बात करें तो वान डेर वाल वास्तविक गैसों का अवस्था समीकरण। तो वास्तविक गैसों के लिए जो अवस्था समीकरण है उसके तौर पर भी ये वास्तविक गैसों के अवस्था समीकरण के तौर पर ये आ सकता है। वास्तविक गैसों का अवस्था समीकरण। उसके बाद बात करें कि वास्तविक गैसों के आदर्श गैस से जो विचलन है, वास्तविक गैसों के जो आदर्श गैस से जो विचलन जो आता है वो किस प्रकार से, कारण क्या है कि वास्तविक गैस आदर्श गैसों से विचलन दर्शाती है, मतलब जो वास्तव में जो गैस होती हैं आदर्श गैस समीकरण से विचलन क्यों दर्शाती हैं। तो इनके कारण भी हम अपने इस टॉपिक में जानेंगे। तो इस टॉपिक को आप कंप्लीटली देखते रहिए। अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे कि हम स्टार्ट करें इस टॉपिक को, तो जैसे कि हम देखते हैं कि आदर्श गैसों के लिए जो अवस्था समीकरण जो हमने निकाला, आदर्श गैस के लिए जो अवस्था समीकरण में हमने ये पाया कि बॉयल के नियम के अनुसार जो नियत ताप पर किसी गैस के लिए नियत ताप पर, कांस्टेंट ताप पर या स्थिर ताप पर किसी गैस के लिए दाब व आयतन, किसी बात करें कांस्टेंट टेम्परेचर पे नियत ताप पर अगर किसी गैस के लिए दाब व आयतन का गुणनफल नियत रहता है। बात करें तो स्थिर ताप पर, नियत ताप पर किसी गैस के लिए दाब व आयतन का गुणनफल नियत रहता है। दाब व आयतन का जब गुणनफल नियत रहता है तो ये नियम गैस के नियम के अकॉर्डिंग बताया उन्होंने, आदर्श गैस के नियम के अकॉर्डिंग। लेकिन जब रियल में देखा गया, जब प्रयोग किए गए, तो प्रयोग में ये जस्ट इसके अपोजिट निकला। जैसे कि हम बात करें कि जबकि प्रायोगिक व्यवस्था में यह पाया गया कि कोई भी गैस उक्त नियम का पालन करती ही नहीं है। उक्त नियम का पालन नहीं करती है, मतलब जैसे बॉयल के नियम के अनुसार नियत ताप पर उनका बात करें नियत ताप पर उनका किसी भी गैस का जो दाब व आयतन का जो गुणनफल है वो तो स्थिर रहता ही नहीं है। नियत ताप पर उनका दाब व गुणनफल तो स्थिर रहता ही नहीं है। तो यही बात करते हैं, यही उन्होंने बताया स्टार्टिंग में कि कोई भी गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार नहीं करती है ज्यादातर, जो प्रायोगिक व्यवस्था में बात करें। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं और आगे कि किस प्रकार से वो प्रायोगिक किया गया, प्रायोगिक जो मान था वो निकाला गया। तो देखो जो भी वैल्यूज जो निकली प्रयोग जब किए गए
तो केवल निम्न दाब व उच्च ताप, निम्न दाब व उच्च ताप पर ही आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती हैं। जो गैसें जो होती हैं, जो आदर्श गैस निम्न ताप पर ही आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती हैं। जो गैसें जो होती हैं निम्न दाब व उच्च ताप, ओके, निम्न दाब व उच्च ताप पर ही आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती हैं, जबकि उच्च दाब व निम्न ताप पर वास्तविक गैसों की भांति आदर्श व्यवहार, वास्तविक गैसों का आदर्श गैस के व्यवहार से अधिक विचलन होता है। तो बात करें जैसे कि निम्न दाब और उच्च ताप पर तो वो आदर्श गैस की भांति व्यवहार करेंगी, लेकिन जब उच्च दाब और निम्न ताप जब होता है, उच्च दाब व निम्न ताप जब होता है, तो वास्तविक गैसें आदर्श गैस के व्यवहार से विचलन दर्शाने लग जाती हैं और फिर विचलन भी अत्यधिक होता है। अब बात करें जैसे कि हमने P व B के मध्य, जैसे ग्राफ देखिए, P व B के मध्य जब हमने ग्राफ खींचा, P व B के जब मध्य हमने ग्राफ खींचा, तो जैसे आदर्श गैसों की भांति हमने ये बनाया कि आदर्श गैसों की भांति भाई नियत ताप पर PV की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। बट जब हमने देखा कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो कि किस में थे, जब ये उच्च दाब व निम्न ताप पर आए, उच्च दाब व निम्न ताप पर जब ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आए, तो ये आदर्श गैस है, उससे ये अपना विचलन दर्शा रहे थे। जब ये आदर्श गैस से जब ये अपना विचलन दर्शा रहे थे, तो तभी उन्होंने देखा कि जो उच्च दाब व निम्न ताप पर वास्तविक गैसें आदर्श गैस से व्यवहार में अधिक विचलन दर्शाते हैं। ओके, अब अपन स्टार्ट करते हैं कि देखो जैसे कि P व P के मध्य वक्र खींचा गया, P व P के मध्य जब जैसे कि हमने ये वक्र खींचा, तो जिसमें नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के व्यवहार प्रदर्शित हैं, जिसमें नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के व्यवहारों को प्रदर्शित किया गया, तो हम देखते हैं कि दोनों गैसों का व्यवहार में काफी अंतर है। ये जो दोनों गैसेस हैं, जैसे भाई हाइड्रोजन भी देख लो, नाइट्रोजन भी देख लो, तो वो भी इससे आदर्श गैस से काफी दोनों ही अलग, ये तो दोनों खुद में ही, जैसे हाइड्रोजन अलग नाइट्रोजन अलग, तो ये खुद ही बहुत आदर्श गैस से अपना विचलन दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और भी जो O2 है, ये सभी गैसें हैं जो आदर्श गैस से अपना जो विचलन है वो दर्शाती हैं। अब इस आदर्श से गैस से विचलन दर्शाने का क्या कारण है, कि विचलन क्यों दर्शाती हैं? तो ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो हम ऐड करें, ऐसी कौन सी वैल्यू हम आदर्श गैस समीकरण में जोड़ें जिससे ये जो विचलन है ये कंट्रोल में आए, ये विचलन हम पकड़ सकें और इस विचलन से जो हम एक पर्टिकुलर एक स्पष्ट ऐसा समीकरण बना सकें जिससे गैसों का आदर्श व्यवहार में विचलन हम समझ सकें और गैसों का पर्टिकुलर हम व्याख्या कर सकें कि हाँ भाई ये शुद्धतम समीकरण है, इससे एकदम करेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं हम प्रत्येक गैस के लिए। तो ऐसे इसके लिए हमको दो मुख्य कारण बताए कि पहले तो कि ऐसी कौन सी गैसें हैं, पहले तो हम वो कारण जानेंगे और फिर उन कारणों का निवारण भी करते चलेंगे कि ऐसे कौन से कारण है कि वास्तविक गैस आदर्श गैस से व्यवहार में विचलन दर्शाती है। पहले तो वो कारण जानेंगे और फिर हम उन कारणों का निवारण भी साथ के साथ करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं वास्तविक गैसों के आदर्श गैस से विचलन के निम्न दो मुख्य कारण हैं। वास्तविक गैसों के आदर्श गैस से जो विचलन है इसके निम्न दो कारण हैं। अब इन निम्न दो कारण में से सबसे पहला कारण है कि आयतन में संशोधन, मतलब जो आयतन से संबंधित एक कारण है कि आयतन में कुछ विचलन आता है। तो हमने इसको पर्टिकुलर भाई संशोधित करते हुए भी हम इसको चलेंगे कि भाई कारण और संशोधन हमको दोनों ही उसमें साथ के साथ पता चल जाएगा। इसी बात करें आदर्श गैस में अणुओं का आकार तथा उनके आयतन को पात्र के आयन की तुलना में नगण्य माना जाता है। कि जो आदर्श गैसें जो होती हैं उनमें जो अणुओं का जो आकार है, गैस के अणुओं का जो आकार है उसे उनके आयतन को, उनके आकार तथा उनके आयतन को, गैसों के अणुओं के आकार तथा आयतन को पात्र के आयतन की तुलना में बिल्कुल नगण्य मान लिया जाता है आदर्श गैस में। लेकिन बात करें परंतु वास्तव में
परंतु वास्तव में अणुओं का आकार नगण्य नहीं होता है। वास्तव में जो गैस के जो अणु है उनके आकार नगण्य नहीं होता है। और फिर हम बात करें जैसे कि जो गैस के अणुओं का जो आकार है उसकी बात करें तो गैस के अणुओं का आकार एक वास्तविक गैस के लिए अणुओं की जो त्रिज्या है, गैस के अणुओं के आकार की जो त्रिज्या है उसे 10⁻⁹ मीटर की कोटि की होती है। मतलब एक वास्तविक गैस के लिए अणुओं की त्रिज्या 10⁻⁹ मीटर कोटि की होती है। तो इस तरीके से ये जो गैस के अणुओं के आकारों को, आदर्श गैस समीकरण में गैस के अणुओं के आकारों को नगण्य मानना उसके खराबी का मुख्य कारण रहा कि भाई गैस के अणुओं का आकार छोटा है, पात्र के आयतन की तुलना में बहुत नगण्य मान लिया, जिसके कारण ही उसमें क्या है थोड़ी बहुत त्रुटि या विचलन का मुख्य कारण बना। अब इसको हम आगे संशोधित करेंगे। स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं आगे कि जो गैस के अणु हैं, गैस के अणुओं का आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य मानना तर्कसंगत नहीं है। गैस के अणुओं का आयतन बात करें गैस के अणुओं का आयतन गैस के आयतन की तुलना में, जो गैस का पूरा आयतन है उसकी तुलना में नगण्य मानना तर्कसंगत नहीं है। अब बात करें कि विशेषकर रूप से तब जब किसी गैस पर अधिक दाब लगाने पर गैस के आयतन में कमी आती हो। विशेष रूप से जब मान लो अपन किसी गैस पे अगर अधिक दाब लगा देंगे तो उसके अणु पास पास आ जाएंगे, तो उनके अणु एक विशेषतम आकार पास एक निश्चित रूप ले लेंगे। तो एक निश्चित रूप जो आना अणुओं के आकार का, अणु के आकार जब पास पास आए तो अणु अपने आकार का प्रभाव दिखाएंगे जब एकदम पास पास आ जाएंगे, जब हम उन पे दाब लगाते हैं। तो एकदम जब वो पास पास आ जाते हैं तो उस कंडीशन में हम बात करें जब उनके आयतन में क्या होती है, कमी आती है, अणु पास पास आ जाते हैं, तब इस आयतन का कुछ भाग गैस के अणुओं द्वारा घेर लिया जाता है। तो तब इस आयतनों का कुछ भाग गैस के अणुओं द्वारा घेर लिया जाता है। तो अब बात करें यदि अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन B हो, माना जो अणु है गैस के अणु वो कितना आयतन घेरते हैं, वो B आयतन घेरते हैं। गैस के अणु द्वारा घेरा गया आयतन B हो तब प्रभावी आयतन V-B होगा। जब प्रभावी आयतन माना कि V जो गैस का जो आयतन है ना, और गैस के अणु द्वारा घेरा गया आयतन उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो प्रभावी आयतन जो रियल वास्तविक गैसों का आयतन VR वो हमारा होगा V माइनस B। जैसे कि V गैस का जो प्रारंभिक आयतन है, जहां ये B है गैस का जो प्रारंभिक आयतन है, और B क्या है यहाँ पर, B यहाँ पर एक नियतांक है, B यहाँ पर एक नियतांक है जिसे वान डेर वाल नियतांक भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम बात करें ये जो वैल्यूज हैं हमारी सामने आती है। तो इस तरीके से एक बात करें तो जो पहला जो संशोधन था कि भाई गैस के अणुओं के आकार को नगण्य मान लिया था, तो वो गलत था। उनको नगण्य नहीं माना जाता, बल्कि एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, उस वैल्यूज को जो निकालने के लिए इनमें संशोधन किया कि जो वास्तव में जो आयतन है ना, वास्तविक जो आयतन है वो प्रभावी आयतन में से जब हम गैस के अणुओं का आयतन जब माइनस कर देंगे तब जाके वो वैल्यू आएगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट संशोधन है वो हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, और जब हमारा वान डेर वाल समीकरण की उत्पत्ति भी उसमें आ जाएगी। ओके।